हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हमारा जो पहला लेक्चर है वो आपका प्रारंभ हो चुका था। हम लोग देख रहे थे लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, इसके विषय में हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पूरे चैप्टर का जो आपका परिचय था, इस परिचय को हमने बहुत अच्छे से गौर करके देखा और एक एक चीज में सारे चीजों को उसको पढ़ा। क्लियर है? ठीक। इसी के साथ ही जो परिचय पर हम लोगों ने आपका ध्यान दिया और साथ ही में आप लोग देखेंगे लोकतंत्र क्या है। हमने लोकतंत्र की पूरी कहानी को पढ़ा और इस कहानी को पढ़ने के बाद हमने इसमें एक छोटी सी आपका परिभाषा की हमें क्यों आपका जरूरत पड़ी, हमने परिभाषा को भी समझने का प्रयास किया कि आखिर में परिभाषा है क्या। ठीक, इसको हमने देखा और इन सब पर पूरी कहानी को पढ़ने के बाद हमने एक आपकी सरल जो आपकी परिभाषा थी, उस सरल आपकी सरल परिभाषा की तरफ हम लोग पहुंच गए और हमने देखा कि आखिर में हमें परिभाषा की जरूरत ही क्यों पड़ती है और क्या जो हम परिभाषा कह रहे हैं वो ही इसका मीनिंग है या कुछ और है। तो ये सारी चीजों को हमने आपका विशेष कर गौर किया और विशेष कर हमने इसको देखा। क्लियर है? तो हमने सरल परिभाषा के रूप में चीजों को जान लिया, देख लिया। हम बात कर रहे थे आपका कि आखिर में डेमोक्रेसी क्या है, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं वो आपका डेमोक्रेसी है या वास्तव में कुछ और है डेमोक्रेसी का मतलब। क्लियर है? इसको आपको समझना होगा कि आखिर में क्या है डेमोक्रेसी। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको इतना? चलिए ध्यान रखिएगा आप इसको और देखिए। अब हम इसमें बात कर रहे हैं आपका सबसे पहले लोकतंत्र की विशेषताएं, कि आखिर में आपका लोकतंत्र की विशेषता क्या है। आप किसको कहेंगे कि डेमोक्रेसी में जो आपकी विशेषता है क्या है। देखिए, इसमें सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है। लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप है। क्या है? लोकतंत्र, आप ध्यान देंगे, क्या है? शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। यानी कि लोकतंत्र के अंतर्गत जो आपकी जनता है वो क्या करती है? अपने शासकों का चुनाव करती है। इनके अनेक सवाल खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है ये भी हमने देखा। तो शासक कौन है इसको भी मैं आपको बताया था कि शासक आखिर में जनता ही है। कौन है आपका शासक? देखिए, कौन है? आपकी जनता करती है। ठीक। किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए किन अधिकारियों का चुनाव होना है? लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुनाव किए हुए भी अधिकारी ले सकते हैं? ठीक। किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना है। देखिए, आप कैसे कहेंगे कि कोई कंट्री आपका डेमोक्रेसी है, इसकी परिभाषा आपको तय करनी है। उसमें शासक का मीनिंग क्या है, किन राइट्स को आपका शासक हैंडल कर सकते हैं और कैसे आपके चुनाव होंगे, उन चुनाव के तौर तरीके क्या होंगे, ये हमको इसमें गौर करना है और ये हमको इसके अंतर्गत आपका देखना है। देखिए क्या कह रहे हैं इसमें, देख लीजिएगा। कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं? आखिर में कौन से वो लोग हैं जो आपका अपने शासक चुनेंगे और उनका चुनाव करेंगे या खुद शासक चुने जा सकते हैं? क्या इसमें प्रत्येक नागरिक की बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस प्रकार के अधिकार से वंचित कर सकती है? यानी कि जो आपका वोटिंग देने का जो अधिकार है, क्या उस वोटिंग देने का अधिकार को क्या कोई सरकार, कोई व्यवस्था उसको वंचित कर सकती है? बताइए आप मुझे, क्या ऐसा कोई स्ट्रक्चर है? हाँ, कुछ राइट्स हैं। अगर आपने उल्लंघन किया है, आप जेल में हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उस समय चीजें लागू हो सकती हैं। सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? अब मेन क्वेश्चन यही खड़ा होता है कि सरकार का कौन सा स्वरूप, मतलब स्ट्रक्चर। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तानाशाह की बात कर रहे हैं, कैसा डेमोक्रेसी है? ठीक है, हम लोग इसमें देखते हैं।
कि सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? बताइए, जिन लोगों को हमने चुना है क्या अपनी मर्जी से वो आपका सब कुछ कर सकते हैं? तो नहीं। क्या लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्ष्मण रेखा बांधकर उनका काम करना जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ हर कदम पर आपकी लक्ष्मण रेखा है। कोई भी सरकार हमारे भारतीय संविधान से बड़ी नहीं है। किससे नहीं है? जो हमारा संविधान है वो उससे आपका बड़ी नहीं है। ठीक, आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर वारी वारी से हम लोग चर्चा करें। क्या करें? इन सब पर आते हैं और इन सब के साथ हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से हम लोग इन पर अपनी चर्चा करते हैं। अब देखिए, प्रमुख फैसले निर्वाचित सरकार के हाथ। अब कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आपका सरकार के हाथों में होते हैं। जैसे पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक कट्टा पलट की अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक गुट से रची हुई आपका सरकार को आपका उखाड़ फेंका और खुद देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया गया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। क्या कर दिया? खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। देखिए, पहले क्या हो गए? मुख्य कार्यकारी हो गए और बाद में अपने आप को राष्ट्रपति। और 2002 में एक जनता संग्रह करके अपना कार्यालय 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तान में मीडिया, मानवाधिकार संगठनों, लोकतंत्र के लिए काम करने वालों के आरोप लगाए, जहां जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसके बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हैं। ठीक, अब लोगों ने क्या करा कि जो 5 साल आपका बढ़ाया है इसके खिलाफ उन्होंने, जो पाकिस्तान की मीडिया थी, मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स वाले थे, लोकतंत्र में काम करने वाले लोग, जनमत संग्रह के साथ क्या हुआ, एक बड़ी धोखाधड़ी हो गई। क्योंकि अगर आपकी देश डेमोक्रेसी थी तो आप ऐसे कैसे तानाशाह वाले जो शासन रूल पत्ती है वो कैसे लगा सकते हैं? अब देखिए, अगस्त 2002 में उन्हें गिल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। मंत्री परिषद के कामकाज की एक सुरक्षा परिषद की निगरानी रखती है, जिसके अंतर्गत सदस्य फौजी अधिकारी है। इस कानून को पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली का चुनाव आपका कराया गया। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए तो आपके चुने ही प्रतिनिधि, कुछ अधिकारी भी मिले, लेकिन सर्वोच्चतम सेना के अधिकारी जनरल मुशर्रफ के पास ही थी। यानी कि सब कुछ कौन रहा, हेड कौन रहा आपका? जनरल मुशर्रफ रहा। अब देखिए, उन्हें क्या किया, एकमात्र जनरल होने के बाद उन्होंने पूरी देश का अब आपका तख्ता पलट कर दिया, अपने आप को वहां का आपका राष्ट्रपति घोषित कर दिया और अपने आप को सर्वासर्वी बताया कि मैं ही क्या हूं, मुख्य कार्यकारी हूं। ठीक, वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया और बदलाव क्या किया कि अपना 5 साल जो अपना कार्यकाल था और बढ़ा लिया। क्या लोकतंत्र में ये सारी चीजें होती हैं? क्या किसी व्यक्ति का या कोई एक सेना कैसे किसी देश को आपका टेक ओवर कर सकती है? क्या लोकतंत्र के अंतर्गत आपका संविधान से ऊपर आपकी सेना हो सकती है? जो आपकी व्यवस्था है उस व्यवस्था से ऊपर क्या आपकी सेना हो सकती है? क्या ऐसे लोकतंत्र की आप परिभाषा कहेंगे कि ये आपका लोकतंत्र है? नहीं, जहां पर मीडिया और मानवाधिकार जैसे वहां के लोगों के साथ आपकी धोखाधड़ी की जा रही है, आप इसको डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं, जो पाकिस्तान में है वो आपकी डेमोक्रेसी नहीं है। आइए आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र ना कहने के अनेक ठोस कारण हैं। क्या कह दिया कि आप पाकिस्तान में जो आपका लोकतंत्र है, किसका? जनरल मुशर्रफ का जो शासन है। आप ऐसे बहुत सारे कारण दे सकते जिनमें ये कहेंगे कि ये कारण क्या नहीं है, जनरल मुशर्रफ आपके क्या नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है। लेकिन यहां सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। अब देखिए, उन्होंने चुनाव भी कराए, सब कुछ कराया अपने राष्ट्र में,
लेकिन जो शासक चुने गए थे वो क्या नहीं थे, वास्तविक चुने हुए शासक नहीं थे। वे फैसला अंतिम नहीं कर सकते थे। अंतिम फैसला सेना अधिकारी और जनरल मुशर्रफ के हाथों में था। देखिए, अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो कौन लेगा, या तो मुशर्रफ साहब लेंगे या फिर कौन लेगा, जो सेना है वो लेगी। यानी कि उनको ही आपका फाइनल रूप में आपका बना के रखा। ऐसी तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है वहां औपचारिक रूप से चुनी होती है। और क्या होता है कि उन ये सारी चीजें कैसी होती हैं, औपचारिक रूप से इन सबको आपका चुना होता है। ठीक, तो ये आपको देखना है कि किस प्रकार का शासन रहता है। संसद और सरकार होती है, पर असली सत्ता लोगों के हाथ में होती है, जिन्हें जनता नहीं चुनती। उस देश में असली ताकत विदेशी शक्ति के हाथ में रहती है, और ना ही कुछ चुन सकती है और ना प्रतिनिधि। इसमें लोगों का शासन नहीं कहा जाता। इसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने होते हैं, प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। और जो कह रहे कि जो भी निर्णय लेने की शक्ति है जनता द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पहुंचती है, उसकी पहली विशेषता ये है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का जो शक्ति है लोगों द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि है उनके पास है। यानी कि सिंपल मतलब ये है आपका कि अगर आप कहेंगे लोकतंत्र शासन व्यवस्था की पहली विशेषता क्या है, तो पहली विशेषता यह है जिसको लोकतंत्र में लोगों ने चुना है, वो चुने हुए लोकतंत्र के अंतर्गत, ठीक, जो प्रतिनिधि है वो ही क्या कर सकते हैं, अंतिम फैसला ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्या कर सकते हैं बच्चों, वो ही आपका अंतिम फैसला कर सकते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो हमको देखना है कि किस प्रकार से आप किस व्यवस्था को शासन व्यवस्था कहेंगे। अगर देखिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला देख रहे हैं, स्वतंत्र और आपका निष्पक्ष आपका चुनावी मुकाबला, इसको देखें। चीन की संसद को कोवांगो रेंगमिन दाइविन और दही यानी कि राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। अब देखिए, अगर आप लोग क्या देखेंगे, अभी हम चाइना के एग्जाम्पल को लेकर हम चीजों को आपका समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था है और क्या व्यवस्था आपकी बनी हुई है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक जो 5 वर्ष हैं वहां क्या होते हैं, आपके चुनाव होते हैं। ठीक, इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। कह रहे जो आपकी संसद चुनी जाती है उसको क्या अधिकार है कि वो क्या करे, ये संसद आपका देश का राष्ट्रपति नियुक्त करे। भाई हमारे यहाँ भी तो आपका संसद ही नियुक्त करती है। कौन होते हैं राष्ट्रपति के लिए वोट करने वाले, भाई निर्वाचित लोकसभा सदस्य, निर्वाचित आपका राज्यसभा सदस्य और निर्वाचित राज्य विधानसभाओं के सदस्य। क्लियर है, विधान परिषद के नहीं, विधानसभाओं के सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लोकसभाओं के जो 5 सदस्य हैं उनके वोट की कीमत अलग होती है, राज्यसभाओं के वोट की कीमत अलग होती है राज्यसभा के, और विधानसभा के जो आपके सदस्य हैं उनकी वोट की कीमत कैसी होती है, अलग होती है। उसी आधार पर क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी चुनी जाती है। इसे पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं और कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार को चीन कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002-2003 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनी रही। अब देखिए, वोट कितने करते हैं, 3000 लोग। ठीक, अगर आपको चुनाव लड़ना है तो पहले परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, चीन कम्युनिस्ट पार्टी से आपको मंजूर लेनी पड़ेगी। उनकी अनुमति क्या करती है, सब कुछ
तय करती है। अब इसमें क्या हुआ, उनकी ही पार्टी के जो आपके सदस्य हैं उनको ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। बाकी आज तक एक ही पार्टी क्या करती आई है चाइना में, शासन या आपने अपना रूल करती आई। अब देखिए, अगर मान लीजिए एक ही पार्टी का शासन है और एक ही पार्टी शासन कर रही है, बताइए क्या वहां ऐसी पार्टी ऐसी जगह में क्या आपका डेमोक्रेसी है? मुझे बताइए, क्या लोकतंत्र व्यवस्था है? चलिए हम पाकिस्तान के एग्जाम्पल को देखा कि वहां का सेना प्रमुख आपका राष्ट्रपति बन गया, अपने अनुसार कानून चला रहा है, लेकिन यहाँ आप चुनाव भी करा रहे हो, संसद भी चला रहे हो, सब कुछ, और एक आपको चुनाव लड़ने से पहले किसी एक पार्टी विशेष से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति बड़ी दुर्तर हो जाती है, ठीक है, बदतर होती है बहुत। आइए देखते हैं थोड़ा इसके बाद। 1930 में आजाद होने के बाद से ही मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति के चुनाव आपके कराए जाते हैं, ठीक। देश के सभी फौजी शासक या तानाशाही नहीं आई, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई यानी कि पार्टी का नाम लिखा है के नाम से एक ही पार्टी जीत मिलती रही। विपक्षी दल में चुनाव में हिस्सा लेते थे, पर वे कभी जीत हासिल नहीं कर पाते थे। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर, क्या कह रहे हैं कि जो आपका चुनाव है, चुनाव में आपके तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल जीत हासिल करने वाली पीआरआई कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठक जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूल के अध्यापकों अपने छात्रों को माँ बाप से पीसीआर के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया जब जब भी विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को आपका नजरअंदाज ही कर रही थी। कई बार एकदम अंतिम लक्षणों के मतदान केंद्रों की एक जगह से हटाकर दूसरी जगह अब कर दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते थे। पीसीआर अपने उम्मीदवार चुनाव दल का अभियान काफी पैसा खर्च करते थे, ठीक। अब देखिए, पाकिस्तान की स्थिति को पढ़ लिया, चाइना की डेमोक्रेसी को पढ़ लिया और मैक्सिको को देख लिया कि चुनाव हर 6 वर्ष में हो रहा है, एक ही पार्टी शासन कर रही है, जीत कर भी वही आ रही है, विपक्ष हमेशा कमजोर बना हुआ है, और जब भी वोट गिरते हैं तो वोटिंग में वो अपनी गड़बड़ी करते हैं। और क्या है, 1930 से आज तक एक ही पार्टी शासन कर रही थी। क्या ऊपर वर्णित चुनावों द्वारा लोगों में अपना शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ काफी सारी समस्या है। चीन के चुनाव में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प नहीं होता। लोगों को शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवार को ही वोट देना पड़ता है। अब देखिए, चाइना के लोगों के सामने क्या ऑप्शन है कि चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जिसको चुनाव लड़ने की अनुमति देगी वो ही चुनाव लड़ सकता है, बाकी वो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता कि वो उनको वोट दे दें या अपना मनपसंद अपना कैंडिडेट को अब खड़ा करें, उनसे चुनाव लड़वाएं। तो ऐसा जो ऑप्शन है वो सारे उनके पास कैसे हैं, बंद हो चुके हैं, ठीक। अब क्या हम इसे मनपसंद चुनाव कह सकते हैं? मैक्सिको, अब देखिए, मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है कि कहने के लिए तो विकल्प होते हैं, पर असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ना था। किसी भी तरह वहां का शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता। लोग चाहने पर भी वहां चुनाव निष्पक्ष नहीं होते। क्या नहीं होते वहां चुनाव? आपका ध्यान रखने हैं, निष्पक्ष नहीं होते, यानी कि जिस तरह से ईमानदारी से चुनाव होने चाहिए वो आपके चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से नहीं होते। इस प्रकार अब लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुणों को जोड़कर देख सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं है। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच आपका चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें या इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र
चुनाव पर आधारित होना चाहिए, ताकि सत्ता में बैठे लोग के लिए हर जीत हार समान अवसर हो। और लोकतांत्रिक चुनाव को हम अध्याय 3 के बारे में जानेंगे। अब देखिए, बात कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, हर व्यक्ति चुनाव लड़ सके, ठीक, कोई आपका तानाशाही प्रवृत्ति ना हो, जनता प्रॉपर तरीके से आपका चुनाव लड़े। जिस तरह से भारत में देखिए, विश्व में भारत की डेमोक्रेसी, भारत के लोकतंत्र के एग्जाम्पल विश्व में दिए जाते हैं कि भारत जैसे विविधता आपके देश में, जहां भाषा, रूप, रंग, संस्कृति, कल्चर अलग होने के बाद भी एक समरूपता बनी हुई है। नियम के अनुसार चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, और सही तरीके से पूरा लोकतंत्र जिस तरह से होना चाहिए, संविधान हमारे यहाँ सर्वोपरि। तो फिलहाल बच्चों, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं। कोई चीज आपको समझ नहीं आई है चैप्टर के अंदर, आप मुझसे देख लीजिए। 30 सेकंड का समय है आपके पास, आप मुझसे पूछ सकते हैं। देख लिया बच्चों? डाउट है किसी का? कुछ पूछना है? चलिए, कौन ऐसा बच्चा है जो आपका वॉलंटरी अपने स्कूल से खड़ा होंगे, माइक लेगा और माइक लेकर आप चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करेंगे? कोई है बच्चा किसी भी स्कूल से? देखिए कौन बच्चे खड़े हो रहे हैं। चलिए, अभी और देखना है एक बार। चलिए, आप पीछे देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, आप पाकिस्तान की स्थिति को थोड़ा सा पढ़ लें। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। यानी कि एक व्यक्ति हो, एक उसका वोट हो, और उसके वोट का समान मोल मतलब होता है आपका। यहाँ देखिए, मॉल का मतलब शॉपिंग मॉल से नहीं है, या मॉल का मतलब आपका मूल्य से है। क्या हो कि एक समान मूल्य हो सभी के वोट का। ऐसा नहीं है कि इस मूल्य में भी अमीर गरीब जैसा कोई स्थिति आ जाए, या फिर आपके सेना का जो आपका शासन है उसमें कुछ अंतर हो जाए। इस तरह की कोई चीजें यहाँ इसके अंतर्गत नहीं है, जो आपको स्पष्टता जो है आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना सभी का? चलिए, इसको आप लोग ध्यान रखते चलिए, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं एक बार फिर। हमने पढ़ा है कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है संघर्ष? सार्वभौमिक मताधिकार से आपका जुड़ा है। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि जो पूरी दुनिया है उसमें इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया है। पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण भी कम नहीं है। तो हमने बोल दिया कि भाई आपका सार्वभौमिक अधिकार है, यानी कि भारत की अगर बात करें, जिस पुरुष या महिला की आयु 18 वर्ष से ऊपर हो गई है, वो आपका वोटिंग राइट्स उसको है, वो आपका वोट दे सकते हैं, ये अधिकार दिया है। लेकिन कह रहे हैं, आखिर में क्या कह रहे हैं कि हमने बात तो करी, लेकिन ये अधिकार सब लोगों को नहीं है। उन लोगों से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये जो उनका राइट्स आपका छीने जा रहे हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या एग्जाम्पल है? 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। कहानी कह सकते हैं 2015 तक सऊदी अरब में औरतें जो थी, महिला वोट नहीं कर सकती। एंटोनिया में अपने यहाँ नागरिकता के नियम में कुछ इस तरह से बनाए गए थे कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों का मतदान अधिकार हासिल करना ही मुश्किल होती थी, यानी कि उन लोगों को आपका वोटिंग राइट्स नहीं थे।
फिजी में चुनाव प्रक्रिया में वहां के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल्य फिजी से ज्यादा था। अगर वहां फिजी के लोग वोट गिर रहे हैं और भारत के लोग वोट गिर रहे हैं, तो भारत के लोगों का महत्व कम था, ज्यादा किसका था? जो आपके फिजी के लोग जो आपका वोट गिरते थे, वो उनके वोट्स का राइट्स कैसा था? ज्यादा था। अब देखिए, लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित थी। कह रहे जितनी चीजें किस पर चली हैं? लोकतंत्र का जो आपका बुनियादी सिद्धांत है उस पर ही है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जानेंगे कि लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति नागरिकों को एक वोट समान चाहिए और हर वोट को एक समान मूल्य चाहिए। अध्याय 3 में इसके बारे में हम ज्यादा विस्तृत से पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में हर एक वोट कैसा है, हर एक वोट आपका समान है, और इसके विषय में हम लोग आपका देखेंगे। ठीक, अब देखिए थोड़ी सी इमेज है, आप इसको देख लीजिए। आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, वो भी क्या दिन थे जब मैं एक ही व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। यानी कि मैं एक ही व्यक्ति था, एक ही वोट था और मुझे क्या था? यही मुझे आपका पसंद था। आप इस कोटेशन को सॉल्व कीजिए, बताइए क्या लिख रहे हैं कोटेशन, क्या है इसका मतलब समझाइए आप मेरे को। चलिए, देख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहे कानून का राज और अधिकार का आदर। कह रहे जो कानून का राज है और जो अधिकार का जो आदर है उसको थोड़ा देखते हैं। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। जिम्बाब्वे में क्या था? 1980 में क्या मिली उनको? फ्रीडम मिली। उसके बाद देश पर जुनपीएस दल का राज है, ठीक, उस दिन के बाद से ही, जिसने देश की स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। ठीक है, इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। चुनाव नियमित रूप से होते रहते हैं और सदा जानू पीएफ दल जीतता था। राष्ट्रपति जिम्बाब्वे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर चुनाव में वे गलत तरीके से भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनका सरकार कई बार संविधान के बदलाव करके राष्ट्रपति अधिकारों की वृद्धि की और उनकी जवाबदेही कम की। विपक्ष दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ी कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शन आंदोलन गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार तक सीमित था। टेलीविजन, रेडियो सरकारी नियंत्रण और और सिर्फ शासक दल ही विचार प्रसारित होंगे। ठीक है, क्या होंगे? जो शासक दल हैं वो ही प्रसारित होंगे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसलों पर गवाही नहीं की जा सकती जो क्या हो उनके खिलाफ हो। ठीक, और उन्हें जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में जिम्बाब्वे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। ठीक, जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार-बार जनादेश पाना लोकतंत्र के लिए जरूरी है, पर इतना भी पर्याप्त नहीं कि लोकप्रियता नेता अलोकतांत्रिक हो सके। अब देखिए जिम्बाब्वे की स्थिति क्या थी? एक किसी पार्टी ने, किसी व्यक्ति ने अगुवाई की, देश को आजाद कराया और वही पार्टी आपका शासन कर रही है गलत तरीके से, नियम कानून, क्या आप इसको लोकतंत्र कहें? देखिए ये हमें इतने एग्जाम्पल मिल रहे हैं। कहने को ये सारी कंट्री आपको डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या है वास्तव में आपका डेमोक्रेसी लोकतंत्र की जिस परिभाषा की परिधि है, क्या उस पर चल पा रहे हैं? देखिए नहीं। तो लोकतंत्र की जो आपका वास्तविक परिधि है, उस परिधि पर कहीं भी आपके चलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि चुनाव के पहले और बाद में स्थितियों पर नजर रखते हैं। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समेत सभी जगह
राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के बुनियादी अधिकारों का क्या करे, आदर करे। ठीक, अगर ये सब कुछ आपका सरकार करती है तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी को अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं तो अगर हम लोग आपका मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।